अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। तो आज हम बात करेंगे 18 ऑफ जनवरी 2023 करंट अफेयर्स की। आज हम इसको थोड़ा यूनिक वे में लाए हैं फ्रेंड्स आपके सामने। अगर ये भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम से इसमें पढ़ाऊँगा। विक्टर एंड अकाने वॉन द मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल। हिंदी वालों के लिए भी मैं पढ़ के सुना दूँ। विक्टर और अकाने ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। इन्हें इंग्लिश वाले भी लिखे हुए हैं। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेंस से डेनमार्क एंड वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची गुची जापान के हैं। ये हैव वॉन द मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली इन मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023। विक्टर एक्सेलेंस से of Denmark won the tournament of the second time in a row by defeating Kodai Naroka of Japan in the men's singles final। हिंदी वालों लोग के लिए मैं एक बार इसे हिंदी में समझा दूं। 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर स्केलन सेन डेनमार्क के जो हैं और विश्व चैंपियन अकाने यामागुची जापान के जो हैं ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में क्रमश पुरुष और महिला एकल खिताब जीती है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसेन ने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीता है। पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओवा को हराया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बता दूं, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राज़ील अपॉइंट्स सोनिया गुजारा एज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ब्राज़ील के सोनिया गुजारा को स्वदेशी लोगों के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब मैं इंग्लिश पढ़ के और फिर अगर मैं इसका हिंदी बताऊंगा फ्रेंड्स तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका हिंदी समझा देता हूँ आप लोगों को। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने सोनिया गुजारा को स्वदेशी लोगों के लिए एक नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में घोषित किया है। सोनिया गुजारा को व्यापक रूप से ब्राज़ील की स्वदेशी जनजातियों के मुख्य समूह के नेता के रूप में माना जाता है और अमेज़न गुजारा की सदस्य है। उन्हें 2022 में टाइम पत्रिका की दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा और अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान स्वदेशी कैबिनेट विभाग बनाने का वादा किया था। मैं इसका राजधानी बता दूं, कैपिटल जो है वो ब्राज़ील में है और इसकी जो करेंसी है वो ब्राज़ीलियाई रियल है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 21st एडिशन ऑफ नावल एक्सरसाइज वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिंग्स। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। मैं बता दूं, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन 26 से 20 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर किया जाएगा। यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस संस्करण में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विटनेस पार्टी। दिस एडिशन विल विटनेस पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिजिनियस गाइडेंस मिसाइल स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS टेगमार मैरीटाइम, पेट्रोल क्राफ्ट एयरक्राफ्ट P-81 एंड डोर्नियर इंटीग्रल हेलीकॉप्टर एंड MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सभी चीज़ उनमें शामिल है। यह अभ्यास के दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और 2001 में इसका वरुण नाम रखा गया था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज ASI डिस्कवर्ड 1200 ईयर ओल्ड मैन्युफैक्चर स्तूपास एट नालंदा। ASI ने नालंदा में 1200 साल लघु स्तूप की खोज की। मैं बता दूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ASI के पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय तिलमाउंड के पास भूमि निर्माण गतिविधियों के दौरान दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। पत्थर से उकेरे गए स्तूप पर बुद्ध की आकृतियां दिखाई गई हैं। द फिगर ऑफ बुद्धा आर शोन ऑन द स्तूपास कर्व्ड आउट ऑफ स्टोन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अब हम थोड़ी बात करेंगे स्तूपास के बारे में। अबाउट द स्तूपास। ओके, स्तूपास इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर सिम्बॉलाइजिंग द बurial माउंड ऑफ द बुद्धास। ओके, स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के दफन टीले का प्रतीक है। इट रोज टू prominence after the advent of Buddhism and reached its peak during the reign of Asoka. Stupas evolved from chotens in Tibet and pagodas in East Asia. यह बौद्ध धर्म के आगमन के बाद प्रमुखता से बढ़ा और अशोक के शासनकाल के दौरान अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। स्तूपों का विकास तिब्बत के चोटेन और पूर्वी एशिया के पगोड़ा से हुआ। नालंदा महाविहार स्थल परिसर नालंदा एक महाविहार था जो भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था। इतिहासकारों द्वारा इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय और प्राचीन दुनिया में सीखने के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है और इट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर पीरियड। ओके, और ये कब हुआ? इसकी स्थापना गुप्ता साम्राज्य काल में हुई थी। Our next topic is कोल्लम become first constitution literate district in India. कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। In a remarkable achievement, Kerala Kollam district has become the first constitution literate district in the country. एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर बन गया है। जिले की यह उपलब्धि देश के कानून और नागरिकों के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। कोल्लम जिला पंचायत में है। जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 7 महीने लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान का परिणाम है। संविधान की मूल बातों के बारे में केरल और कोल्लम जिले के निवासियों को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिस्टोर्ड पेंशन स्कीम। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाली करती है। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम in its first cabinet meeting. The cabinet meeting decided to provide OPS to all the government employees who are presently covered under the defined contributory pension scheme, also referred to as NPS. This will benefit to about 1.36 lakh NPS employees in this state. मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना का बहाली किया है। कैबिनेट में उन सभी सरकारी कर्मचारी को OPS प्रदान करने का निर्णय लिया गया जो वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना तहत कवर किए हुए हैं, जिन्हें NPS भी कहा जाता है। ओके, दिस विल बेनिफिट टू अबाउट 1, और इस राज्य में जो है 1.36 लाख NPS टोटल कर्मचारी हैं जिन्हें ये लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ओल्ड पेंशन स्कीम। द स्कीम असर्ट्स लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। Under the old scheme, employees get a pension under a predetermined formula which is equivalent to 50% of the last drawn salary. They also get the benefit of the revision of dearness relief (DR) twice a year. The payout is fixed and there was no deduction from the salary. Moreover, under the OPS, there was the provision of the General Provident Fund (GPF). मैं बता दूं, यह योजना जीवन भर की आय सेवानिवृत्ति के बाद का आश्वासन देती है। पुरानी योजनाओं के तहत कर्मचारी को एक
पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के तहत पेंशन मिलती है जो अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है, उन्हें वर्ष में 2 बार महंगाई राहत, जिसे हम DR कहते हैं, के संशोधन का भी लाभ मिलता है। भुगतान तय है और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भविष्य निधि GPF निधि का प्रावधान किया गया था। पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है और योजना 2004 में बंद कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की शुरुआत की थी। NPS को देश में PFRDA कहा जाता है। All citizens model of NPS allowed all citizens of India, including NRIs, age between 18 to 70 years to join NPS. It is a participatory scheme where employees contribute to their pension corpus from their salaries with matching contribution from the government. The funds are then invested in earmarked investment scheme through pension fund manager. In this NPS, those employed by the government contributes 10% of their basic salary to NPS, while their employer contribute up to 40%. NPS का ऑल सिटीजन मॉडल भारत के सभी नागरिकों को NPS में शामिल होने की अनुमति देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एज रहना चाहिए वो 18 to 70 ईयर के बीच रहना चाहिए। यह एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं। सरकार के समान योगदान के साथ इसके बाद फंड को पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। इन दिस NPS मैं बता दूं, में सरकार NPS द्वारा नीति लागू नियोजित लोग अपने मूल वेतन का 10% NPS में योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने 2009 में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन फंड, PF और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प है। सेवानिवृत्ति पर वे 60% कोष निकाल सकते हैं जो कर मुक्त है और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है जिस पर कर लगता है। यहाँ तक कि निजी व्यक्ति भी योजना का विकल्प चुन सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। FSSAI इशूज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑफ बासमती राइस फॉर फर्स्ट टाइम। FSSAI ने पहली बार बासमती चावल के लिए नियामक मानक जारी किए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज़ स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस इंक्लूडिंग ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती, पैरबॉइल्ड ब्राउन बासमती फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बता दूं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार बासमती चावल, ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती के लिए पहचान मानकों को निर्देशित किया है। एज पर दिस स्टैंडर्ड बासमती राइस शेल प्रोसेस द नेचुरल फ्रेगनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बासमती राइस एंड बी फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलरिंग। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल में बासमती चावल की प्रकृति सुगंध विशेषताएं होनी चाहिए और कृत्रिम रंग से मुक्त होना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि इनका जो फ्रेशनेस रहता है वो रहना चाहिए, इनकी जो स्पेशलिटी रहती है वो रहनी चाहिए, इनका जो स्मेल रहता है वो सेम रहना चाहिए और इनमें कोई कलर नहीं किया जाना चाहिए। दिस स्टैंडर्ड विल बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम 1 अगस्त 1 और यह जो है ये 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। बासमती राइस इज प्रीमियम वेराइटी ऑफ राइस कल्टिवेटेड इन द हिमालय foothill of the Indian subcontinent and universally known for its long grain size, fluffy texture and unique inherent
aroma and flavor. बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तटहली में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है। यह अपने लंबे दाने, आकार, भुरभुरी बनावट और अद्वितीय अंतर्निहित सुगंध और स्वाद के लिए सार्वभौमिक रूप से जाना जाता है। About Food Safety and Standard Authority of India FSSAI. Food Safety and Standard Authority of India FSSAI has been set up under the Food Safety and Standard Act 2006, founded by 5th September 2008 and इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये किसके अंडर है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं और इनके जो चेयरपर्सन है वो रीता तेवतिया हैं। ओके, आवर नेक्स्ट topic is PM announces आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग नेशन। पीएम ने विकासशील देशों और चिकित्सकों आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट अंडर विच इंडिया विल प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई आरोग्य मैत्री परियोजनाओं की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। पीएम ने 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति के समापन सत्र में घोषणा की है। पीएम India will also set up a Global South Center of Excellence for Research or Development Solution which can be scaled up and implemented around the world. भारत विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा जिसे दुनिया भर में बढ़ाया और लागू किया जाएगा। पीएम मोदी also suggested Global South Young Diplomats forum that would help connect young officials with foreign minister during COVID pandemic. India Vaccine Maitri initiative supplied vaccine made in India to over 100 countries. पीएम मोदी ने एक ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का भी सुझाव दिया जो युवा अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से जोड़ने में मदद करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत बने टीकों की आपूर्ति की है। Our next topic is Vidisha become first Indian district to implement state-of-the-art 5G use cases proposed by startups. स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतीय जिला बना। Vidisha as inspirational district of Madhya Pradesh became the first ever district in India for on-ground deployment in innovative 5G use cases offered by the startup. विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों में जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। This feat has become achieved through a joint initiative of Vidisha District Administration and Center of Deployment of Telematic DOT Department of Telecom DOT under guidance of Additional Secretary Telecom and Administration USOF. This has been accomplished to accelerate digital transformation across socio-economic verticals. मैं बता दूं, यह उपलब्धि अतिरिक्त सचिव दूरसंचार और प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेप्लॉयमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT दूरसंचार DOT की संयुक्त पहल के माध्यम से हासिल की गई। यह सामाजिक आर्थिक कार्य क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूरा किया गया है।
व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। अब हम समझते हैं ये 5G टेक्नोलॉजी जो है वो है क्या। द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क इज़ कॉल्ड 5G। ये जो 5वां जनरेशन है 5G का मोबाइल नेटवर्क का, उसे हम 5G कहते हैं। द 5G नेटवर्क विल ऑपरेट इन द millimeter wave spectrum 330 to 300 GHz, which can send huge amount of data at a very high speed। मैं बता दूं, ये जो 5G नेटवर्क है ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में 30 से 300 GHz के बीच में काम करेगा, जो बहुत तेज़ी से भारी मात्रा में डेटा को भेज सकता है। इट इज़ द न्यूएस्ट अपग्रेड इन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। या जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से भी नेटवर्क में सबसे बड़ा अपग्रेड है। इंटरनेट स्पीड इन दिस हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5G हैज़ बीन टेस्टेड टू एक्सीड 20 Gbps गीगाबाइट पर सेकेंड। और मैं बता दूं 5G जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति जो है वो 20 Gbps से अधिक होने का परीक्षण, मतलब इसे टेस्ट किया गया है कि ये उससे ज़्यादा है। ओके, एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट टॉपिक इज EU इनॉग्रेट्स फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट। यूरोपीय संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया। यूरोपियन ऑफिशियल स्वीडिश किंग कार्ल X6 Gustaf inaugurated the EU first mainland orbital launch complex। The European Union is looking to boost its ability to launch small satellite into space with a new launch pad in Arctic, Sweden। मैं बता दूं, यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ ने यूरोपीय संघ के पहले मुख्य भूमि कक्षीय प्रशिक्षण परिसर का उद्घाटन किया। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्चपैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की अपनी क्षमता का बढ़ावा देना चाहते हैं। द न्यू फैसिलिटी इनॉग्रेटेड द इजरेंज स्पेस सेंटर इन द नियर द सिटी ऑफ किरुना, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं स्वीडन में। किरुना विल कॉम्प्लीमेंट द EU करंट लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ इन फ्रेंच गुआनिया। किरुना शहर के पास एक्सचेंज स्पेस सेंटर में उद्घाटन की गई नई सुविधा फ्रेंच युगाना में यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्च क्षमताओं को पूरी करेगा। यूरोपीय यूनियन को हम लोग EU बोलते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विच वाज फॉर्म्ड इन 1993। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये यूरोपीय देशों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि इनका गठन जो है वो 1993 में हुआ। इनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट जो है वो उर्जुला वॉन डेर लेयन है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ये मेरा जो मतलब ये जो स्टाइल है या आप इन्हें बोल सकते हो, वो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको ज़्यादा बेस्ट लगा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस से फिर मैं ये वीडियो लाऊंगा इसी टाइप का, और नहीं तो फिर मैं वो जो मैं पहले पढ़ाता था ऑप्शन वाला उस टाइप से मैं लाऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।